दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपी पीसीएस एंड अदर एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस परीक्षा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 2023 में पूछे गए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। 1. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी गतिविधि तक। 1. प्रारूप समिति का गठन। 2. भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया। 3. भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। 4. संविधान सभा की प्रथम बैठक। हम देख लेते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950 और संविधान सभा की प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946। तो हमारा क्रम हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इस प्रकार विकल्प भी सही है। आप यहाँ इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। 2. पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन करता है या करती हैं भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका। तो इसका उत्तर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। देखते हैं। चुनाव आयोग का गठन। प्रत्येक राज्य में पंचायत चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। इसे अनुच्छेद 243 के में उल्लिखित किया गया है। 3. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जबकि सूची 2 में उससे संबंधित विषय हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 4. लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही उत्तर है ए, मीरा कुमार। देखते हैं। मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। वह भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रहीं। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं जो एक प्रमुख दलित नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने विदेश सेवा में भी काम किया और 5 बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। हम सुषमा स्वराज के बारे में यहाँ देख सकते हैं और प्रतिभा पाटिल के बारे में भी। 5. संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है? 1. संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। यह भी सही है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। हम इसकी व्याख्या यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 98 1 के खंड 1 के अनुसार ये व्यवस्था दी गई है। नीचे 2 कथन हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन को देखते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अभिकथन बिल्कुल सही है और उसका कारण भी सही है। देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है।
नीचे देखिए, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को मानना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध, कायोत्तर विधि। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। अनुच्छेद 20 नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और दंडात्मक मामलों में संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय निर्धारित करता है जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं। इस अनुच्छेद के तहत 3 प्रमुख धाराएं हैं। धारा 20(1), यह जिस समय अपराध किया गया उस समय जो कानून था उसी के आधार पर दंड दिया जा सकता है। इसे कार्योत्तर विधि के नाम से जाना जाता है। धारा 20(2), दोहरे दंड, यदि किसी व्यक्ति को एक बार किसी अपराध के लिए दंडित किया जा चुका है तो उसे उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। इसको कहेंगे दोहरे दंड की धारा। 20(3), किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बी है। इस प्रकार यहाँ उत्तर होगा सी। यातना के विरुद्ध निषेध अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। 8, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। 2, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो पहला सही है। महान्यायवादी के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। लेकिन विकल्प 2 गलत है। इसको देखते हैं। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में वर्णित नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। अतः विकल्प 2 गलत है, विकल्प 1 सही है। केवल 1 डी। 9, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 3री अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, 8वीं अनुसूची भाषा, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निराकरण। तो यहाँ पे जो गलत मिलान है वो ए है, 9वीं सूची। 9वीं सूची ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में उल्लिखित है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। बाकी और सब सही मिलान किए गए हैं। 10, नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की सख्त के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हों उस रिट का प्रयोग कर सकता है। 2, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। इसकी व्याख्या यहाँ देखी जा सकती है, जिसको मैंने बहुत विस्तृत रूप में लिखा है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है। अतः इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें ताकि भविष्य में आने वाले इस टॉपिक से प्रश्नों में गलती ना हो। 11, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। 2, लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं।
पहला विकल्प भी बिल्कुल सही है और दूसरा विकल्प भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश को लोकसभा में 80 जबकि राज्यसभा में कुल 31 सीटें प्राप्त हैं। 12 संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। आइए देखते हैं। संघ वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो कुल मिला के सिर्फ 5 सदस्य होंगे, ना कि 6, इसलिए पहला गलत है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग प्रस्तुत करता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संघ वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन हमेशा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, अतः यह भी गलत है। इस प्रकार उत्तर बी होगा, ना तो 1 ना ही 2। 13 भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अथवा से कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। 2 एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख है, जिसके अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होने चाहिए। इस प्रकार विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। 14 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 16, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10, राजभाषा भाग 22। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है ए अधिकरण, क्योंकि अधिकरण भाग 16 का हिस्सा नहीं है। भाग 16 संघ और राज्यों से संबंधित है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 22 भाग को लिख दिया है, आप इसे एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रायः एक प्रश्न प्रतिवर्ष आते हैं, तो आपके गलत नहीं होंगे। प्रश्न 15 नीचे 2 कथन है, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल, यह कथन सही है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है और कोई भी अधिनियम बिना राष्ट्रपति के साइन के कानून नहीं बन पाता। अतः ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 16 संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। 2 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 109 वित्तीय मामलों से संबंधित है, ना कि यह संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। जबकि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अतः 1 गलत है और 2 सही है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, केवल 2। 17 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण का संरक्षण। 48 का नीति निर्देशक तत्व के तहत इसका उल्लेख है, जबकि 51 का छा में मौलिक कर्तव्यों के तहत इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान
की थी। तो सही उत्तर होगा 15 वर्ष। इसका उल्लेख आर्टिकल 343(2) में किया गया है। 19 पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? 1. पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। 2. राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। आइए देखते हैं। अशोक मेहता समिति जो कि 1977 ईस्वी में स्थापित हुई थी, उसने अनेक सिफारिशें की जिसमें प्रमुख था 2 स्तरीय प्रणाली। इस समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज प्रणाली को 2 स्तरीय ढांचे में स्थापित किया जाना चाहिए। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। समिति की अनुशंसा थी कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु जनपद को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। इस प्रकार विकल्प 2 गलत है, क्योंकि विकल्प 2 में खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना गया है। अतः होगा आंसर होगा बी केवल 1। 20 सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। मैंने यहाँ त्यागपत्र कौन किसको देता है एक लिस्ट दे दी है, जिसे आप देख सकते हैं और इसे मनन करके आप आने वाली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सही कर सकते हैं। 21 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। 2. उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों और संदेहों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका जो मुख्य है संदेह, इससे संबंधित जो संदेह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय किए जाते हैं, इसके तहत यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्य तब तक वैध माने जाते हैं जब तक कि चुनाव अवैध घोषित नहीं हो जाता। अतः विकल्प पहला सही है। 22 निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता नहीं, इसकी शक्तियों का निर्धारण हमेशा राज्य सरकार के द्वारा होता है। सी यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल यह भी सही है। अतः उत्तर होगा ए और सी दोनों।